नमस्कार बच्चों। आज जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ है आर्थिक विकास के निर्धारक तत्व। आर्थिक विकास के निर्धारक तत्व की बात करें तो प्रत्येक देश के आर्थिक विकास की पृष्ठभूमि में कुछ ऐसे निर्धारक तत्व विद्यमान होते हैं जिन पर उस देश का जो है आर्थिक विकास निर्भर करता है। आमतौर से इन तत्वों का वर्गीकरण हम दो प्रकार से कर सकते हैं। एक होता है प्रधान चालक तत्व एवं अनुपूरक तत्व, और नंबर जो दूसरे की बात करें वो है आर्थिक एवं गैर आर्थिक तत्व। प्रधान चालक तत्व की बात करें तो प्रधान चालक तत्व अथवा प्राथमिक तत्व वे तत्व होते हैं जो उस देश के आर्थिक विकास के कार्य को प्रारंभ करते हैं, और विकास की नींव वास्तव में इन्हीं तत्वों पर रखी जाती है। प्रधान चालक तत्व के माध्यम से जब विकास की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है तो कुछ अन्य तत्व इनको जो है तीव्रता प्रदान करते हैं, और वास्तव में इन्हीं ही अनुपूरक तत्व अथवा गौण अथवा सहायक तत्व जो है कहा जाता है। इस प्रकार जो प्राथमिक तत्व विकास की आधारशिला है, जबकि अनुपूरक तत्व क्या है, आर्थिक विकास को गति प्रदान करते हैं और इसे जो है बनाए रखने में सहायक सिद्ध होते हैं। प्रधान चालक तत्व में जो है आपका कौन से आएंगे? प्राकृतिक साधन। प्राकृतिक साधन क्या है? जो प्रकृति ने जो है हमें उपहार स्वरूप दे रखे हैं। मानवीय साधन जो है मानवीय साधन क्या है? जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं वो मानवीय साधन। सामाजिक, सांस्कृतिक व संस्थागत तत्व को सम्मिलित किया जाता है जो आपके प्रधान चालक तत्व की बात करें। इसके विपरीत अनुपूरक तत्व में जो है जनसंख्या की वृद्धि दर, प्राविधिक विकास की दर और पूंजी निर्माण की दर मुख्य है। प्रोफेसर हेरोडो एवं मेयर ने आर्थिक विकास के 4 सहायक तत्व माने हैं, जैसे जनसंख्या वृद्धि की दर, औद्योगिक विकास की दर, पूंजी उत्पाद अनुपात और बचत व आय अनुपात। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन का मत है कि आर्थिक विकास एक स्वतः प्रारंभ होने वाली प्रक्रिया है, इसलिए प्राथमिक तत्व के विपरीत अनुपूरक तत्व को जो है अधिक महत्व दिया जाना चाहिए, क्योंकि विकास को अंतिम रूप देने का उत्तरदायित्व इन्हीं तत्वों पर होता है, और इनकी दृष्टि में जनसंख्या एवं उत्पादन का दर का अनुपात और पूंजी निर्माण की दर 2 सहायक तत्व आर्थिक विकास के लिए जो है अत्यंत आवश्यक हैं। प्रोफेसर सुपीटर की बात करें तो प्रोफेसर सुपीटर ने जो एक अर्थशास्त्री भी है, और नव प्रवर्तन की बात करें तो नव प्रवर्तन को आर्थिक विकास का जो है उन्होंने अध्ययन किया था, और नव प्रवर्तन को आर्थिक विकास का आवश्यक तत्व माना है। नव प्रवर्तन से उनका अभिप्राय है उत्पादन की विकसित तकनीकी का सूत्रपात, नई वस्तुओं का उत्पादन, नए बाजारों का उपलब्ध होना और उद्योग में संगठन के नूतन स्वरूप तथा नए साधनों के प्रयोग आदि से है। अब बात करें कि आर्थिक एवं गैर आर्थिक तत्व। उपरोक्त वर्गीकरण के अलावा जो है निर्धारक तत्व जो बात करें आर्थिक विकास के निर्धारण की बात करें तो आर्थिक विकास के निर्धारक तत्वों को जो है आर्थिक एवं गैर आर्थिक आधार पर भी वर्गीकृत किया गया है, और आर्थिक तथा गैर आर्थिक तत्वों की सूची आप जो है इस प्रकार से है। आर्थिक विकास के जो निर्धारक तत्व में जो है आर्थिक तत्व में कौन कौन से आते हैं? जैसे प्राकृतिक साधन हो गया आपके, मानवीय साधन हो गया आपके, पूंजी संचय अथवा पूंजी निर्माण हो गया, उद्यमशीलता हो गई, आपकी तकनीकी प्रगति एवं नव प्रवर्तन हो गया, और विदेशी पूंजी। और गैर आर्थिक तत्व की बात करें तो गैर आर्थिक तत्व में जैसे सामाजिक एवं संस्थागत तत्व हो गए, स्तर एवं कुशल प्रशासन हो गया, और अंतर्राष्ट्रीय दशाएं। तो आर्थिक तत्व के अंतर्गत सबसे पहले जो है किसी देश के आर्थिक विकास को निर्धारित करने वाले जो आर्थिक तत्व जो है मैंने बताए हैं आपको, प्राकृतिक साधन। प्राकृतिक साधन की बात करें तो प्राकृतिक साधनों से हमारा अभिप्राय जो है उन सभी भौतिक साधनों से है जो प्रकृति की ओर से एक देश को उपहार स्वरूप प्राप्त होते हैं, और किसी भी देश में उपलब्ध होने वाली भूमि, खनिज पदार्थ, जल संपदा, वन संपत्ति, वर्षा एवं जलवायु, भौगोलिक स्थिति और प्राकृतिक बंदरगाह उस देश के प्राकृतिक संसाधन माने जाते हैं, और जिस देश के पास प्राकृतिक साधन जितने अधिक होंगे उस देश का आर्थिक विकास उतना ही शीघ्र एवं अधिक होगा। आर्थिक विकास की दृष्टि से प्राकृतिक साधनों के महत्व को स्पष्ट करते हुए प्रोफेसर
रिचार्ड टी गिल ने लिखा है कि जनसंख्या एवं श्रम की पूर्ति की भांति प्राकृतिक साधन भी एक देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं और उपजाऊ भूमि और जल के अभाव में कृषि का विधिवत विकास नहीं हो सकता है। लोहा, कोयला एवं अन्य खनिज संपदा के न होने पर तीव्र औद्योगिकरण का स्वप्न अधूरा ही बना रहता है और वास्तव में प्राकृतिक साधनों का किसी देश के आर्थिक विकास को सीमित करने अथवा प्रोत्साहित करने में एक निर्णायक स्थान होता है। दूसरी बात करें मानवीय साधन। मानवीय साधनों से अभिप्राय किसी देश में निवास करने वाले जनसंख्या, श्रम, प्राचीन काल से उत्पादन के एक महत्वपूर्ण एवं सक्रिय साधन माना जाता है। और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथ का कहना था कि प्रत्येक देश का आर्थिक सर्व वह कोष है जो मूल रूप से जीवन की अनिवार्यताओं व सुविधाओं की पूर्ति करता है। मानवीय श्रम की वह शक्ति जिस पर देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है। जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास की पूर्व आवश्यकता है, लेकिन तीव्र गति से होने वाली जन वृद्धि आर्थिक विकास के लिए जो है घातक सिद्ध हो सकती है। तीसरा जो बात करें पूंजी संचय। पूंजी संचय की बात करें तो प्रोफेसर कुंजनेटस ने के शब्दों में पूंजी व पूंजी संचय आर्थिक विकास की एक अनिवार्य आवश्यकता है और जब तक देश में पर्याप्त मात्रा में पूंजी व पूंजी निर्माण नहीं होता है तब तक आर्थिक विकास का लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता है। प्रोफेसर नार्कसे का कहना है कि पूंजी निर्माण आर्थिक विकास की एक पूर्व आवश्यकता है और देश के आर्थिक विकास के लिए एक बड़ी मात्रा में पूंजी व पूंजीगत वस्तु जैसे भवन हो गया, आपके कल कारखाने हो गए, मशीनें हो गई, यंत्र हो गया, उपकरण हो गए, बांध हो गए, नहरें हो गई, आपकी रेल हो गई, सड़कें हो गई, कच्चा माल व ईंधन की आवश्यकता, ये सारी चीज़ें जो है आपके क्या है पूंजी संचय का कार्य करते हैं। और जिस देश के पास यह साधन जितने अधिक होंगे उस देश का जो है अन्य देशों की अपेक्षा जो है अधिक विकास होगा। चौथी जो बात करें जो है तकनीकी प्रगति एवं नव प्रवर्तन। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर शुम्पीटर का कहना है कि विकास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक तकनीकी प्रगति एवं नव प्रवर्तन का अपनाया जाना है और तकनीकी ज्ञान उत्पादन की विधियों में मौलिक परिवर्तन लाकर आर्थिक विकास के कार्य को गति प्रदान करता है और विकसित देशों के विकास वृद्धि की दर बुनियादी रूप से उनके द्वारा की गई तकनीकी प्रगति व नव प्रवर्तन की खोज पर आधारित रहती है। इसके विपरीत अल्प विकसित देशों में तकनीकी ज्ञान के अभाव में उत्पादन की पुरानी व अवैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है, जिसके फलस्वरूप इनका आर्थिक विकास आज भी पिछड़ा हुआ है। पांचवें जो पॉइंट है वो है उद्यमशीलता। नए आविष्कार, तकनीकी ज्ञान व आपकी जो है जो नई खोजों का आर्थिक विकास के दृष्टि से तब तक कोई महत्व नहीं है जब तक कि उन्हें व्यवहारिक रूप प्रदान न कर दिया जाए और यह काम समाज के जो है शासी वर्ग को करना होता है। और प्रोफेसर गिल का कहना है कि तकनीकी ज्ञान आर्थिक दृष्टि से तभी उपयोगी हो सकता है जब उसे नव प्रवर्तन के रूप में प्रयोग किया जाए और जिसके पहल समाज के शासी वर्ग द्वारा की जाती है। छठवां जो पॉइंट है वो है विदेशी पूंजी। विदेशी पूंजी की बात करें तो अल्प विकसित देशों में के आर्थिक विकास का एक अन्य निर्धारक तत्व जो है विदेशी पूंजी है और विदेशी सहयोग अथवा विदेशी पूंजी के प्रयोग के अभाव में कोई भी अल्प विकसित देश आर्थिक विकास नहीं कर सकता है। इसका कारण यह है कि अल्प विकसित देशों में प्रति व्यक्ति आय कम होने के कारण घरेलू बचत की दर काफ़ी कम होती है। लोगों का जीवन स्तर इतना नीचा होता है कि उनके द्वारा बचत करना संभव नहीं हो पाता है और फलतः घरेलू बचत की इस कमी को विदेशी पूंजी के द्वारा हम जो है पूर्ण कर सकते हैं। नंबर जो है नेक्स्ट जो पॉइंट की बात करें वो है गैर आर्थिक तत्व। और गैर आर्थिक तत्व की बात करें तो गैर आर्थिक तत्व में जो है सबसे पहला जो तत्व होता है वो है सामाजिक तथा संस्थागत तत्व। मायर एवं बाल्डविन के अनुसार आर्थिक विकास के लिए मनोवैज्ञानिक व सामाजिक आवश्यकताओं का होना उसी प्रकार जरूरी है जिस प्रकार आर्थिक आवश्यकताओं का। और इनका कारण यह है कि राष्ट्रीय विनियोग
नीति पर राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक व आर्थिक प्रवृत्तियों का संयुक्त प्रभाव पड़ता है और किसी देश का आर्थिक विकास मूल रूप से इस बात पर निर्भर करता है कि लोगों में नूतन मूल्यों व संस्थाओं को अपनाने की कितनी प्रबल इच्छा है और वास्तव में गैर आर्थिक तत्व के रूप में या सामाजिक, मनोवैज्ञानिक व संस्थागत तत्व आर्थिक विकास के उत्प्रेरक शक्तियाँ हैं। नंबर जो गैर आर्थिक तत्व की बात करें, नंबर 2 में स्तर तथा कुशल प्रशासन। किसी देश का आर्थिक विकास बहुत कुछ सीमा तक उस देश के स्तर व कुशल प्रशासन पर निर्भर करता है और यदि देश में शांति और सुरक्षा पाई जाती है तथा न्याय की उचित व्यवस्था है तो लोगों में काम करने तथा बचत करने की इच्छा पैदा होगी और फलस्वरूप आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। नंबर 3 जो पॉइंट है वो है अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ। आर्थिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का अनुकूल होना भी आवश्यक है और विश्व मंच पर राजनीतिक शांति के बने रहने पर ही विकास व नव निर्माण कार्य संभव हो सकते हैं और अशांति और युद्ध की धधकती ज्वाला में विकासात्मक नहीं वरना विध्वंसात्मक जो है प्रवृत्तियां जन्म लेती हैं और राजनीतिक शांति के अलावा विकसित देशों की सद्भावनाएं, सहयोग व वित्तीय सहायता का उपलब्ध होना भी अति आवश्यक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही।